सर्वसत्तावादी शासन, जिहादी आतंकवादी संगठन और वे राजनीतिक रूप से चलन में आए आंदोलन जो अमेरिकियों को अपनी जिंदगी और राजनीतिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने के लिए मनाना चाहते हैं। इनमें क्या समानता है? वे सभी प्रचार, डराने धमकाने की रणनीति, कानून और सामाजिक अलगाव व दबाव का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को यह यकीन दिलाया जा सके कि जो अस्वीकार्य है उसे न केवल सामान्य बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में चुपचाप स्वीकार कर लिया जाए। सोवियत और चीनी अधिनायकवाद, इस्लामी हिंसा और युवा अमेरिकियों को इजरायलियों और यहूदियों के खिलाफ ब्लड लाइबल जैसे झूठे आरोपों और फ्री फिलिस्तीन के सिद्धांत में विश्वास दिलाने की ब्रेन वॉशिंग, ये सब ऑरवेलियन रणनीतियों के परिणाम हैं जिनका मकसद आमतौर पर शिक्षित और तर्कसंगत लोगों को बुरे शासन के आज्ञाकारी सेवक बनाना है। इसी रणनीति ने महामारी के दौरान अमेरिका जैसे स्वतंत्र देशों को भी कोविड लॉकडाउन तानाशाही में बदल दिया। आज थिंक ट्वाइस में हम माइंड कंट्रोल के काम करने के तरीके पर चर्चा करेंगे, पूर्व CIA विश्लेषक और नई किताब मैन्युफैक्चरिंग डिल्यूजन के लेखक बक सेक्सटन के साथ। नमस्कार, थिंक ट्वाइस में स्वागत है। हमने सोचा होगा कि दुनिया ने कोविड महामारी से उबर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभी भी ऐसी चीज के बीच में हैं जो शायद उतनी ही घातक है या 2020 में दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देने वाले वायरस से कहीं ज्यादा जानलेवा हो सकती है। मानसिक महामारी, जिसने कट्टरपंथी एजेंडों की सूची को हथियार बना दिया है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इसका नतीजा है इस्लामी आतंक और पर्यावरणीय उग्रवाद का प्रसार। यही प्रक्रिया जेंडर विचारधारा में विश्वास और इस धारणा को बढ़ावा देती है कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन बनाना और दुनिया के एकमात्र यहूदी राष्ट्र को मिटा देना दुनिया से उत्पीड़न खत्म करने का जादुई समाधान है। इसी तरह लोगों को यकीन दिलाना भी आसान था कि लॉकडाउन, मास्क और वैक्सीन से वे बच जाएंगे। इन जहरीले विचारों का प्रसार उन्हीं तरीकों से संभव हुआ जिनसे कम्युनिस्ट तानाशाही ने सोवियत संघ के लोगों को 70 से अधिक वर्षों तक डराया और आज भी कम्युनिस्ट चीन व उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही शासन यही तरीके अपनाते हैं। आज तक ये सभी चालाक रणनीति के जरिए दुनिया के बारे में भ्रम फैलाकर ही फलते फूलते हैं। इसने मूल रूप से आम लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया ताकि वे उन बातों पर भी विश्वास करें जिन्हें समझदार लोग सामान्यतः तुरंत खारिज कर देते। ये स्वतंत्र देशों और अधिनायकवादी शासन में कैसे काम करता है? हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुद्दे का गहराई से अध्ययन किया है और इस पर एक नई किताब भी लिखी है जिसमें बताया गया है कि यह सब कैसे काम करता है। बक सेक्सटन, जिन्हें पेशेवर रूप से बक सेक्सटन के नाम से जाना जाता है, CIA के पूर्व अधिकारी हैं और उन्होंने काउंटर टेररिज्म सेंटर व इराक विश्लेषण कार्यालय में सेवा दी है। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग में आतंकवाद मामलों पर काम किया। तब से उन्होंने रेडियो में सफल करियर शुरू किया और बक सेक्सटन शो के होस्ट रहे। 2021 में उन्होंने क्ले ट्रेविस के साथ क्ले ट्रेविस एंड बक सेक्सटन शो की मेजबानी शुरू की, जो रश लिम्बॉ की जगह देश के कंजर्वेटिव टॉक रेडियो स्टेशनों पर आया। 2025 में यह प्रोग्राम 550 एफिलिएट रेडियो स्टेशनों पर फिर से लॉन्च हुआ और अब वे अपने पॉडकास्ट नेटवर्क्स चला रहे हैं। वे 2 किताबों के लेखक हैं, 2012 की ऑक्यूपाई, अमेरिकन स्प्रिंग, द मेकिंग ऑफ अ रेवोल्यूशन और हाल ही में प्रकाशित मैन्युफैक्चरिंग डिल्यूजन, हाउ द लेफ्ट यूजेस ब्रेन वॉशिंग, इंडॉक्ट्रिनेशन एंड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट यू। बक सेक्सटन थिंक ट्वाइस में स्वागत है। मुझे यहां बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है बक, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, आपने अभी यह किताब लिखने का निर्णय क्यों लिया? और मुझे लगता है उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आपने ऐसा विषय क्यों चुना जो जितना ऑरवेलियन माइंड कंट्रोल तकनीकों के इतिहास के बारे में है, जिन्हें बुरी सरकारें और आंदोलनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उतना ही यह इस बात पर एक तीखा तर्कपूर्ण विमर्श भी है कि यह सब आज के मुद्दों पर हमारी चर्चा को कैसे प्रभावित करता है। देखिए जॉनथन, मैंने किताब लिखने के लिए काफी समय तक इंतजार किया। एक वजह यह भी थी कि मैं खुद इसे लिखना चाहता था। मैं ये बात इसलिए कहना पसंद करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे खोती जा रही है और यह बहुत महत्वपूर्ण है।
और मैं ऐसा इंसान हूं जो चाहता है कि जो लोग टिप्पणी और कंटेंट के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं वे अपनी किताबें खुद लिखें। तो ये मेरी बात है इस बारे में कि किसी घोस्ट राइटर या किसी और से अपनी किताब न लिखवाएं। मैंने खुद किताब लिखी, इसलिए इसमें मुझे काफी समय लगा, जिसमें 6 महीने की सीआईए समीक्षा भी शामिल थी, क्योंकि बतौर सीआईए अधिकारी मेरी जिम्मेदारी है कि नौकरी से जुड़ी हर चीज पहले समीक्षा के लिए जाए। मुझे किताब छापने से देखना पड़ा। तो खैर, किताब लिखने का कारण या कहें कि विचार ये था कि लोगों ने कोविड के दौरान पागल हो गए थे। मुझे लगता है ये तो काफी साफ है। मैं लोगों को समझा रहा था कि बहुत पागलपन हो रही है, लेकिन मुझे चुप करा दिया जाता था। मैंने कहा था कि अगर आप जवान और स्वस्थ हैं तो जिंदगी सामान्य जिएं। ये सब पागलपन है, ये हम सबको लगने वाला है। और आप जानते हैं, लोगों ने मुझे दादी नानी का हत्यारा तक कह दिया और न जाने क्या क्या पागलपन भरी बातें कहीं। वैसे आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी है। हाँ, मुझे कभी किसी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक या पॉलिटिफैक्ट से माफी नहीं मिली, जिन्होंने मुझे स्ट्राइक दी या बाहर किया। हालांकि पॉलिटिफैक्ट ने मेरे बारे में लेख भी लिखा, लेकिन ये कोविड की किताब नहीं है ना? और यही बात थी, मुझे अपने प्रकाशक को यह बताना पड़ा और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इसे समझा। ये था कि ठीक है, हमें पक्का पता है कि लोग जा सकते हैं, और मेरा मतलब है दसियों लाख बल्कि करोड़ों लोग अमेरिका में अपनी समझ खो सकते हैं और पागल हो सकते हैं। सही तरह के दबाव में कथित एक्सपर्ट कंसेंसस, भावनात्मक अपील, चिंता और हेर-फेर, ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। मैंने कहा ठीक है, हमें पता है ये असली है। ये जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी होता है और ये राजनीति के दूसरे क्षेत्रों में भी होता है। बस ये उस पैमाने पर नहीं होता जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था। तो क्या है इसका आपस में क्या संबंध है? उन लोगों में क्या समानताएं हैं, मेरा मतलब है, जो इस प्रक्रिया में शामिल है, इस भ्रम को बनाने में, जो कि बेशक किताब का शीर्षक भी है। आप लोगों में ये भ्रम कैसे फैलाते हैं कि उन्हें CO2 फुटप्रिंट और जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, जबकि जलवायु परिवर्तन सच है। मेरे लिए यह तो एक चिंता विकार है। किसी को चाहिए कि वे जाएं और पेशेवर मदद लें, अगर वे सच में सोचते हैं कि उनका बच्चा दुनिया पर, आप जानते हैं, जलवायु के मामले में बोझ बन जाएगा। आप लोगों को कैसे मनाते हैं कि हर साल हजारों हजार बल्कि दसियों हजार अश्वेत पुरुषों की पुलिस द्वारा सिर्फ नस्लवाद के कारण हत्या होती है और कोई परिणाम नहीं होता, जैसा कि BLM आंदोलन और सर्वेक्षणों में दिखाया गया है? तो ये पागलपन भरे विचार हैं या ये भ्रांतियां हैं? और ऐसी चीजें होती हैं या ऐसी बातें हैं जो सभी असली विश्वासों को जोड़ती हैं। और जब आपने इतिहास के बारे में पूछा तो इतिहास की कड़ियां जुड़ गईं जब मैंने कहा, रुको, किसने ये सबसे अच्छा किया है? वे मूल रूप से कहा रहे हैं, अगर आप चाहें तो, पेशेवर स्तर पर भ्रम गढ़ने की सबसे ऊंची श्रेणी में, और वो होंगे 20वीं सदी के सर्वसत्तावादी व्यवस्थाएं। उन्होंने इसका अध्ययन किया और झूठी वास्तविकताएं बनाने के विचार से बहुत ग्रस्त थे, जिनमें लोगों को जीना पड़ता था। और इसलिए मैंने फिर देखा कि वे क्या करते हैं, उन रणनीतियों को देखा और उन्हें इन अलग अलग राजनीतिक परिदृश्यों पर लागू किया। और ये सब एक किताब में आया है जिसे अब तक लोगों ने पढ़ना बहुत पसंद किया है और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। थिंक ट्वाइस में शामिल होने हेतु धन्यवाद। अगर आप हमें किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं या फेसबुक, एक्स या JNS YouTube चैनल पर लाइव देख रहे हैं, तो JNS को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे रिव्यू दें। इसके अलावा थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है, जहां मैं आज के मुख्य मुद्दों पर खबरें और विश्लेषण साझा करता हूं। आप जॉनथन टोबिन डेली शो को JNS चैनल पर, जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां पा सकते हैं। और अब वापस आज के कार्यक्रम पर चलते हैं। मुझे लगता है यह समयानुकूल और महत्वपूर्ण है कि आपने इतिहास में मूल सिद्धांतों पर ध्यान दिया, क्योंकि आप जानते हैं यह सब 2020 में महामारी या BLM के साथ शुरू नहीं हुआ था। आज लोग फ्री फिलिस्तीन चिल्ला रहे हैं और मानते हैं कि गाजा में नरसंहार हो रहा है। ये वही रणनीतियां हैं, वही स्क्रिप्ट कुछ हद तक पहले भी लिखी जा चुकी है, और फिर भी हम हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा लगता है कि लोग हमेशा इसके झांसे में आ ही जाते हैं। अब जब ज्यादातर लोग माइंड कंट्रोल या ब्रेन वॉशिंग जैसे शब्दों के बारे में सोचते हैं, तो वे आमतौर पर डरावनी या खतरनाक चीजों के बारे में ही सोचते हैं, जैसे सोवियत संघ की तानाशाही सरकारें, जॉर्ज ऑरवेल की 1984 किताब,
या द मंचूरियन कैंडिडेट जैसी फिल्मों का आपने जिक्र किया। पर जब आप बताते हैं कि ऐसी रणनीतियां आत्मघाती हमलावरों और पंथियों को कैसे जन्म देती हैं, तो यह केवल कुछ अलग-थलग अमेरिकी समूहों की बात नहीं है, जिन्हें अधिकांश अमेरिकी पागल मानते हैं। ये इस बारे में भी है कि चलन में रहने वाले रुझान हमारी अपनी समकालीन लोकप्रिय संस्कृति को भी कैसे दिशा देते हैं, है ना? हाँ, और यही वजह है कि मैं हर अध्याय की शुरुआत इसी से करता हूँ। और मैंने इसे मुख्य तरीकों के अलग-अलग रूपों में बांटा कि आम तौर पर कोई सरकार, लेकिन कभी-कभी कोई आस्था, कोई विचार, कोई पंथ या कोई आतंकवादी समूह किस तरह अपनी बातों को आगे बढ़ाता है। और मैं अपनी नाइजीरिया में बिताए गए समय से शुरुआत करता हूं, जो मेरी पहली विदेशी नियुक्ति थी। इसमें मेरे CIA करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो कई साल पहले की हैं और मैंने पहले कभी साझा नहीं की थीं। मैं नाइजीरिया में उस समय था जब कट्टरपंथीकरण शुरू हो रहा था, जो लगभग एक दशक बाद बोको हराम बना। बोको हराम मृतकों की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे घातक आतंकी समूह बन गया था और उसके आगे सिर्फ ISIS यानी इस्लामिक स्टेट था। जब इस्लामिक स्टेट बड़ी आतंकी घटनाएं कर रहा था, जैसे कुर्दों को गुलाम बनाना और पूरे पूरे गांवों के लोगों की हत्या, तब दुनिया में वही एकमात्र समूह था जो आतंकी हमलों में नाइजीरिया के बोको हराम से ज्यादा लोगों को मार रहा था। इसलिए बोको हराम पर बहुत कम ध्यान गया। पश्चिम में तनाव था, लेकिन वहां आत्मघाती बम धमाके हो रहे थे। मेरा मतलब है, चर्चों में आत्मघाती बम धमाके दुर्भाग्यवश एक दुखद और नियमित घटना बन गए थे। हर तरह की भयानक क्रूरता और विचारधारा पर आधारित हिंसा हो रही थी। तो मैंने शुरुआत इसी सवाल से की कि यह कैसा होता है, शुरुआती संकेत क्या होते हैं और वे कौन से तरीके हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि एक समाज या समाज के भीतर कोई समूह कट्टरता की ओर मुड़ने लगता है। और इससे मैं उसोर गया और मुझे याद है कि मैंने देखा था, आप जानते हैं, कुछ बच्चे जो एक मस्जिद के बाहर थे। अब क्या वे कट्टरपंथी बनाए जा रहे थे? शायद नहीं। मुद्दा यह है कि साफ तौर पर कुछ रास्ते हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे थे और इसलिए मैंने एजेंसी में अपने समय की शुरुआत में ही इस दिशा में काम करना शुरू किया। और फिर ये मेरी उस खोज की शुरुआत थी जिसमें मैं ये समझना चाहता था कि आप किसी भी उम्र के लोगों को, सच कहूं तो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कैसे कट्टरपंथी बना सकते हैं जो अपने आसपास हो रही चीजों की बुनियादी समझ रखता हो। और फिर इससे मुझे कंडीशनिंग और पावलोव की ओर देखने का मौका मिला, जब मैंने शुरुआत में ही समझना शुरू किया कि असल में, आप जानते हैं, पावलोव का सवाल कितना दिलचस्प है। मैं आपको बताऊंगा जोनाथन, किताब में मेरे पास पावलोव के बारे में और भी कई पन्ने थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया क्योंकि मैं पावलोव में बहुत गहराई तक चला गया था। वो ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं, एक घंटी थी, एक कुत्ता था और लार थी। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसे इस मुद्दे से जोड़ें, लेकिन मुझे लगता है कि आप यह तर्क देते हैं कि इसकी शुरुआत वहीं से होती है। बिल्कुल, बहुत हद तक ऐसा ही है। और सोवियत लोग, खासकर स्टालिन और उसके बाद, पावलोव की विरासत का इस्तेमाल अपने खुद के मकसद के लिए करने की कोशिश करते थे। मूल रूप से जैसे कि पूरे नए सोवियत मानव के लिए वैज्ञानिक सोच का एक स्रोत और पूरे नए सोवियत समाज के उस तरह के प्रयोग के लिए जो विज्ञान पर आधारित था। क्योंकि वह महान थे, वह सचमुच, कम से कम प्रतिष्ठा के हिसाब से, उनके यहाँ अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। वह नोबेल पुरस्कार विजेता थे। लेकिन जो उन्होंने खोजा वो ये था कि कहाँ, या यूं कहें, उनकी खोज ये समझने की थी कि दिमाग और शरीर असल में कहाँ मिलते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा था। जैसा मैंने किताब में बताया, वो मेट्रोनोम या बजर था, असल में घंटी नहीं। ये प्रशिक्षण नहीं था और उन्होंने कुत्तों को प्रशिक्षित करने की बात नहीं कही। वे कुत्तों का इस्तेमाल प्रयोग के तौर पर कर रहे थे, जैसे लोग जानवरों पर चीजें आजमाते हैं जो विवादास्पद हो सकता है। वैसे भी उनके परीक्षण हमारे मानकों के अनुसार काफी विवादास्पद थे। अगर आप मेरी तरह कुत्तों से प्यार करते हैं तो पावलोव की लैब्स के बारे में कुछ कठिन बातें जाननी पड़ती हैं। खैर, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि दिमाग का शरीर पर तुरंत प्रभाव कहाँ पड़ता है, और वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि एक और अधिक परिपूर्ण मानव प्रकार कैसे बनाया जाए। जैसा कि वो कहते हैं, मूल रूप से हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जन्मजात बीमारियां न हों। तो उनकी रिसर्च में उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन वो जिस चीज के लिए मशहूर हुए वो था उनका गैस्ट्रिक स्राव पर किया गया शोध। और उसका एक हिस्सा, जैसे कि आप जानते हैं, मतलब पेट का एसिड, और उसका एक हिस्सा ये था कि ठीक है, आप कुछ देख सकते हैं और आपके पेट में, आप जानते हैं, वास्तव में एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
तो फिर लोग सोचने लगते हैं कि ये कितनी गहराई तक जाता है और आपकी प्रतिक्रिया कितनी हद तक यांत्रिक हो सकती है। और यही मुझे उस कहानी तक ले जाता है जब लैब में बाढ़ आ गई थी, जिसके बारे में मैं किताब में बात करता हूं, जो पावलोव और उनकी टीम के लिए बहुत ही रोचक था। इस कहानी का संक्षिप्त संस्करण जो मुझे लगता है कि लोगों को यह किताब लेनी चाहिए, हालांकि किताब में भी ये काफी जल्दी बताया गया है, ये है कि लैब में बाढ़ आ गई थी, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग में है, जहां पावलोव अपना रिसर्च कर रहे थे और कुत्तों को लगा कि वे, आप जानते हैं, कुत्ते जानवर हैं, लेकिन वे अच्छी तरह से उस खतरे को समझ रहे थे जिसमें वे थे। उन्हें लगा कि वे सब मरने वाले हैं, उन्हें लगा कि वे सब डूबने वाले हैं। और उनके लैब असिस्टेंट्स आखिरी समय पर वहां पहुंच गए और इन कुत्तों को बचाने में सफल रहे। और जाहिर है वो एक सुखद अंत था। दिलचस्प ये था कि कुछ कुत्तों की पर्सनैलिटी में बड़ा बदलाव आया और पावलोव की लैब द्वारा सालों में विकसित उनकी कंडीशनिंग, जो अलग अलग उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया के लिए थी, खत्म हो गई थी। अब यह है कि ट्रॉमा आंतरिक संरचना को बदल सकता है और हम जानते हैं, आप जानते हैं, अब हम इसके बारे में और अधिक जानते हैं। और फिर लोग पीटीएसडी के बारे में बहुत खुले तौर पर बात करते हैं, चाहे वो युद्ध से हो या किसी और स्थिति से। आप जानते हैं, अगर आप किसी भयंकर कार दुर्घटना में हैं तो लोगों को उससे भी पीटीएसडी हो जाता है और इसका शरीर पर गहरा असर हो सकता है। तो फिर आप देखते हैं कि सर्वसत्तावादी शासन मान लीजिए अगले 50 सालों तक या अगले 60 सालों तक खास तौर पर आक्रामक रूप से किस चीज के साथ प्रयोग करते हैं। और ये है, क्या हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहां इतना ज्यादा जानबूझकर पैदा किया गया ट्रॉमा और इतना ज्यादा नियंत्रण हो कि हम दिमागों को भी नियंत्रित कर सकें। यही माओ का चीन, सोवियत संघ या उत्तर कोरिया में हुआ। मैं उन्हीं कार्यक्रमों की बात करता हूं। हाँ, हाँ, और मुझे लगता है कि ये भी मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। आप ये भी बताते हैं कि इसका संबंध उस चीज से भी है जिसे हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। अलग अलग विचारों को स्वीकारने में समाज विचारधारावादियों और सर्वसत्तावादियों का बंधक लगता है, जिसे आप अपनी किताब में विस्तार से समझाते हैं। आप मेटिसाइड, ब्रेन वॉशिंग, कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल, डर पैदा करना, अलगाव, पहचान निर्माण और प्रोपेगेंडा जैसे दिमाग नियंत्रित करने के तरीकों की बात करते हैं। हमें समझाइए कि ये कैसे काम करता है, सिर्फ सोवियत संघ के नियंत्रित माहौल में ही नहीं, जहां लोग दरवाजे पर दस्तक से डरते हैं, बल्कि आमतौर पर स्वतंत्र अमेरिकी सार्वजनिक मंचों में भी, न कि सिर्फ 1984 की यातना कोठरियों में। हाँ बिल्कुल, मुझे इसके इतिहास पर लिखना अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे वर्तमान से भी जोड़ना चाहता था, इसलिए कुछ मौजूदा हालात की भी चर्चा करता हूँ। और यही कुछ हद तक यही मेरी थीसिस या उस किताब की कला थी जिसके लिए मुझे सच में अपने प्रकाशक को राजी करना पड़ा। उन्होंने कहा, तुम्हें समझाना होगा, अगर तुम माओवादियों की ब्रेन वॉशिंग की बात करोगे, मैं उसी को एक उदाहरण मानता हूं क्योंकि वो मुझे समझ में आता है। ब्रेन वॉशिंग का इतिहास और शब्द की उत्पत्ति किताब में है। असल में इसे ब्रेन वॉशिंग अमेरिकियों ने कहा था, पहले इसे ये नाम नहीं दिया गया था। उन्होंने इसे विचार सुधार कहा, जो दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ मिटाने के लिए नहीं है। एक बहुत ही ऑरवेलियन शब्द है। बहुत ही ऑरवेलियन शब्द है। ये इस बारे में भी है कि आपकी सोच को भी फिर से गढ़ा जाए। वे सिर्फ इससे आगे जाना चाहते हैं कि आप किसी को पीट पीट कर झुका दें, उसे कोठरी में उलझन में डाल दें और वह अचानक बेसिर पैर की बातें करने लगे। चीनी कम्युनिस्ट चाहते थे कि लोग बाहर आएं और अनिवार्य नारों को पूरे जोश के साथ बोलें। तो आप किसी से ऐसा कैसे करवा सकते हैं? इसमें कोरिया में अमेरिकी युद्धबंदियों को भी शामिल किया गया था। सही है, लोग कहते हैं बस सिर पर बंदूक तान दो, ऐसा नहीं है। कुछ युद्धबंदी, खासकर कोरियाई युद्ध में गद्दार कहे गए अमेरिकी, प्रचार के औजार बनने के बाद वही रहना चाहते थे। रॉबर्ट लिफ्टन और उनके ब्रेन वॉशिंग पर वाकई में महत्वपूर्ण अध्ययन में जो लोग आजाद होते हैं वे उससे बाहर निकलने लगते हैं। और जब उनसे शुरुआती इंटरव्यू में पूछा गया कि चीनी ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम में उनके साथ क्या किया गया और ये लोग वेस्टर्नर थे, वैसे ये जरूरी नहीं कि ये चीनी लोग हों, तो वे कहते हैं, मैं समझता हूं और वे समाज का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। और आप जानते हैं, मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। हम जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उनके दिमाग में की गई प्रोग्रामिंग इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें यह समझने में समय लगा कि उनके साथ पूरी तरह दुर्व्यवहार हुआ था और उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया गया था। लेकिन इन चीजों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेरा मतलब है, मैं एक उदाहरण दूंगा क्योंकि मैंने किताब में भी कहा है और किसी भी व्यक्ति के लिए फिर से मुझे उम्मीद है कि आपके सभी बहुत समझदार दर्शक खुद के लिए एक प्रति जरूर लेंगे। जैसा कि मैंने किताब में कहा,
मेरा मतलब ये नहीं कि हम सब माओवादी शिक्षा शिविरों में डाले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि दिमाग कुछ खास तरीके से काम करता है। मन और भावनाएं केवल न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोकेमिस्ट्री से अधिक है। ये इस बारे में है कि हम इंसान के तौर पर कैसे काम करते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम सभी चाहते हैं, कुछ चीजें हैं जिनसे हम सभी डरते हैं, और ऐसे तरीके हैं जिनसे इन चीजों का राजनीतिक मकसद के लिए खास तौर पर फायदा उठाया जा सकता है और इन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसलिए इकरार या स्वीकारोक्ति ये ऐसी चीज है जो किताब में कुछ विस्तार से आती है। माओवादियों के चीनी विचार सुधार प्रणाली में सिर्फ किसी का इकरार कर लेना ही काफी नहीं था। वे आपको पीटते थे, वे आपको कोठरी में डाल देते थे, और जाहिर है वे इन सभी लोगों को बस मार भी सकते थे, लेकिन वे इससे भी ज्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? या भी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ये उससे कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी था। काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी। वे समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ सबको एक लाइन में खड़ा करके सिर के पीछे गोली मार देने से अलग बात है, जो सर्वसत्तावादियों के यहां भी होता था। लेकिन ये था, ठीक है, अब आप एक बेहद कठिन दबाव में हैं। तुम्हें ये भयानक अपराध स्वीकार करने होंगे, जबकि जो लोग कबूल करवाना चाहते हैं वे जानते हैं कि तुमने ये नहीं किए, और तुम जानते हो कि तुमने ये नहीं किया, लेकिन बहुत दबाव के बाद तुम टूट जाते हो और कह देते हो कि तुम ब्रिटिशों के लिए जासूसी कर रहे थे, हांगकांग में संदेश भेज रहे थे, और 1950 के दशक के चीन में ये सब कर रहे थे। फिर वे तुम्हें और ज्यादा पीटते और कठोरता से पेश आते, कहते कि पर्याप्त ईमानदारी नहीं है। ये पर्याप्त ईमानदार नहीं था, और फिर वे वापस आते और तुम फिर से वही प्रक्रिया से गुजरते और कहते ठीक है, और तुम कुछ और जोड़ देते, और शायद वे कहते हाँ ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी पर्याप्त ईमानदार नहीं है। और शायद वे तुम्हें अपनी झूठी स्वीकारोक्ति 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार चाहें लिखवाते। और आखिरकार जब उन्हें लगता कि तुम इतने टूट चुके हो कि अब अपने ही दिमाग में ये अलग नहीं कर पा रहे हो कि तुमने असल में क्या किया था और क्या हुआ था, क्योंकि तुम इतने रचनात्मक हो गए थे कि शायद मैंने इस बार उस व्यक्ति से कुछ कहकर सच में कोई देशद्रोह या तोड़फोड़ कर दी हो, या शायद जब तुम्हें यकीन हो जाता कि तुमने सच में कुछ गलत किया है, तब वे कहते ठीक है, और फिर वे तुम्हें एक बेहतर सेल में भेज देते, तुम्हें पुनः शिक्षा कक्षाओं में भेजते जहां कम्युनिस्ट सिद्धांत सिखाते। तब तक वे तुम्हें पूरी तरह तोड़ चुके होते। मैं कहता हूं हम सब कम्युनिस्ट सेल में नहीं हैं। असल में क्या है, कॉलेज में बच्चों को श्वेत विशेषाधिकार स्वीकारने को कहा जाता है। ठीक है, श्वेत विशेषाधिकार स्वीकारना क्या है? क्या कोई कुछ करेगा? क्या कोई सच में अपनी आदतें बदलेगा, या वे अपनी जमीन नहीं बदलेंगे? स्वीकृति, एक और, भूमि स्वीकृति। वास्तव में इसका मतलब क्या है? इसका मकसद आपको अपराध बोध से भर देना है, ताकि आपको लगे कि आप अपने आसपास के लोगों के प्रति कुछ कर्जदार हैं। फिर वे बताते हैं कि बाकी चीजों के बारे में आपको कैसा महसूस करना चाहिए, ताकि आप उसकी भरपाई कर सकें, ताकि आप अच्छा इंसान बन सकें। लेकिन ये घुटने टेकने जैसा है। मैं हर वो बकवास झेलता हूं जो भी आप मुझ पर थोपना चाहते हैं। फिर मानसिक हत्या और ट्रांसजेंडरिज्म की भी बात करता हूं। और यही वजह है कि दुर्भाग्यवश जो लोग बहुत विनम्र बनना चाहते हैं और पसंदीदा सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं, पसंदीदा सर्वनामों का इस्तेमाल करना सिर्फ विनम्रता दिखाने के लिए नहीं है, ये आपको एक झूठ का हिस्सा और सहभागी बनाने के बारे में है। और यह एक शुरुआती कदम है। ये बाकी सभी प्रोग्रामिंग के लिए प्रवेश बिंदु है जो उसके बाद होती है। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वह रुकता नहीं। यही बात है, मुझे लगता है यही स्पष्ट तुलना है। इसी वजह से मुझे लगता है कि वामपंथी इस विचार को लेकर साफ तौर पर बहुत जुनूनी हैं, भारी जनमत सर्वेक्षण के बावजूद। आप जानते हैं, कुछ क्षेत्र जैसे जलवायु परिवर्तन में उन्होंने थोड़ा पीछे हटना शुरू किया है। और मेरा मतलब है प्रलयकारी जलवायु परिवर्तन, वे लोग जो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, या जिन्हें आप जानते हैं पूरी तरह से चिंता हो रही है और वे रात में सो नहीं पा रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से। अगर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं है तो मैं बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स इसके बारे में खुलकर लिखता है, और वे अपने ही दर्शकों के लिए रिलेटेड लिखते हैं। वे उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं लिख रहे हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, देखो ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाला कितना समर्पित है। लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि जब आप लोगों के चुने हुए अलग अलग रास्तों को देखते हैं, आज दुर्भाग्यवश इसमें इतनी राजनीतिक गूंज है कि यही हो रहा है, यही लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए इस किताब ने लोगों की दुखती रग छेड़ दी है। अगर वे ट्रांसजेंडर मुद्दे पर लौटें और आपसे कहला दें कि लिंग एक योनि है,
तो वे कुछ भी कहला सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप जानते हैं, आप छोटे बच्चे हैं और आप पहचानते हैं कि यह एक आदमी है, यह एक औरत है, यह एक लड़का है, यह एक लड़की है। अगर वे आपको वास्तविकता की उस बुनियादी पहचान से मुकरने पर मजबूर कर सकते हैं, तो यही मानसिक हत्या का हिस्सा है, आपके दिमाग को मारना। तो आपने मूल रूप से अपनी तर्क और परखने की क्षमता को ही चोट पहुंचा दी है, और अब आप पहले से ही उनके द्वारा की जाने वाली किसी भी अन्य मानसिक शोषण के शिकार हो सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो अगर आप 1984 की यातना कोठरी में विंस्टन स्मिथ हैं, तो आप मान लेते हैं कि 2 और 2 5 होते हैं और बिग ब्रदर से प्यार करते हैं। और फिर आप जानते हैं, फिर वे आपसे कुछ भी कहलवा सकते हैं। मैंने 1984 का जिक्र किया था, मेरा मतलब है ऑरवेल की 1984 मुझे लगता है 20वीं सदी में किसी भी भाषा में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है, और यह उन किताबों में से एक है जिन्हें मुझे लगता है कि लोगों को समय समय पर कई बार पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ना, फिर से पढ़ना और समझना वाकई जरूरी है। लेकिन इस किताब से मैं खास तौर पर यही लेता हूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि असली मानसिक हत्या कब हुई, जब वे उसे पूरी तरह काबू कर लेते हैं, तो ढीले पड़ जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। जब वो अपने प्रिय के खिलाफ हो जाता है तो कहता है, उसे ले जाओ। वे पिंजरे में चूहे डालते हैं और वो कहता है, उसकी जगह उसे ले जाओ। वही गद्दार है। ये पूरी तरह तोड़ने के बारे में है। यहीं इंसान जानवर जैसे स्तर तक पहुंचता है, जहां आपको महसूस होता है तानाशाही शासन। वे हमेशा मुखबिरों का समाज बनाना चाहते हैं, ऐसा समाज जहां माता पिता अपने बच्चों से सुरक्षित न हो कि वे उनकी शिकायत कर देंगे, और इसके विपरीत भी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से छोटे मोरोजोव या जो भी उसका नाम था, उसके बारे में वो प्रचलित मगर अप्रमाणित कहानी है। हाँ, सोवियत संघ में वो लड़का जिसने अपने माता पिता को पकड़वा दिया। मेरा मतलब है, लेकिन इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? एक मानसिक रूप से मारे गए, ब्रेन वॉश्ड समाज का इससे बेहतर चित्रण क्या हो सकता है? मैं कहूंगा दोस्तों, हम सोवियत संघ में नहीं रहते। कितने लोग, अगर आप खास कर सुने, मेरा मतलब है, और देखिए, मैं आपको बताऊंगा, और ये एक बिल्कुल अलग बात है। लोगों ने मुझसे पूछा कि जब मैंने ये किताब लिखी, शायद मैं ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूं जहां सब नहीं चाहते कि मैं जाऊं। जब मैंने ये किताब लिखी थी, तो राजनीति के दक्षिण पंथ में जो कुछ अब चल रहा है, कुछ बातें कह सकते हैं जो तब शुरू नहीं हुई थी। ये किताब, अब आप जानते हैं, इसमें समय लगता है, आपको पब्लिश करना होता है, आपको समीक्षा से गुजरना होता है, आपको ये सब करना होता है, और फिर आपको CIA की समीक्षा से गुजरना पड़ता है। मुझे भी समीक्षा मिली थी। तो मेरे पास ये सारी चीजें थीं। लेकिन अभी दक्षिण पंथ में कुछ गरे हुए भ्रम हैं, और मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है। मैं नहीं डरता। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, इस किताब का पूरा मकसद यही है कि आपको सच बोलना चाहिए। मेरा मतलब है, कुछ साजिशी भ्रांतियां हैं जो आप जानते हैं बहुत ज्यादा हैं। चाहे वो, आप जानते हैं, कुछ भी हो, उसमें एप्स्टीन हो या इजराइल या चार्ली किर्क शामिल हो, या आप जानते हैं, वहां बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां लोग बस पागलपन भरी बातें कह रहे हैं, लेकिन लाखों लोग उस पर विश्वास करते दिखते हैं। और यही समस्या है, यही चीज है। आप जानते हैं, हम भी। तो लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यही वजह है कि मैंने लोगों से कंसेप्शन शुरू किया। मैं कहता हूं, जो किताब में है, इतिहास और रणनीतियां, और जो मूल विश्लेषण है, वो सिर्फ वाम दक्षिण के नजरिए से कहीं आगे लागू होता है। मैं मानता हूं कि इस मामले में वामपंथियों के साथ समस्या दक्षिण पंथ की तुलना में ज्यादा गंभीर और उनके लिए केंद्रीय है, जबकि दाएं पक्ष में यह अब भी हाशिए पर है। मुझे लगता है कि आजकल ये डेमोक्रेटिक राजनीति, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के केंद्र में है, खासकर, और हमने पिछले कुछ हफ्तों में इसका बहुत कुछ देखा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन और ये कोई संयोग नहीं है। आप जानते हैं कि बहुत सी प्रोपेगेंडा बातें जो लोग दोहरा रहे हैं, आप जानते हैं, जो लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, वो असल में 1960 और 70 के दशक में सोवियत प्रोपेगेंडा द्वारा लिखी गई थीं। इजराइल में यहूदी विरोधी भावना की बात करें तो ये सिर्फ एक उदाहरण है। हाँ ठीक है, अब मैं हूं, और वे उसी चीज के पीछे जा रहे हैं। मेरा मतलब है, वही, मैं इसमें रास्तों और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के बारे में बात करता हूं। लेकिन ईर्ष्या और आक्रोश इंसानी राजनीति में बेहद शक्तिशाली हैं और हमेशा रहे हैं, और ऐसी कहानियां जो इन सब बातों को जोड़ देती हैं, साथ ही साजिश भी। वैसे जो लोग सोवियत संघ को समझते हैं, चाहे बात क्यूबा की हो, कम्युनिस्ट चीन की या उत्तर कोरिया की, वे उस साजिशी सोच को समझते हैं। अब मैंने इसके बारे में किताब में नहीं लिखा, लेकिन यह भी मेरे शोध का हिस्सा था। बहुत सारी चीजें हैं, जब भी आप कुछ लिखते हैं और आपको वो पसंद आता है, तो हमेशा बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं।
लेकिन आप जानते हैं वे इसे संक्षिप्त रखना चाहते थे। मेरा मतलब है इसका उद्देश्य यही था। ये छोटी सी किताब है, लेकिन ये कई और मुद्दों पर सोचने के रास्ते खोलती है। बिल्कुल। लेकिन उन शासन व्यवस्थाओं में भी जितनी साजिशी सोच होती है वह आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर होती है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और ये आज के समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। मादुरो के संघीय सुधार गृह पहुंचने से पहले जो भी कहता कि इन मूर्खों ने वेनेजुएला बर्बाद किया, उसे यांकी साम्राज्यवादियों का एजेंट और CIA का सहयोगी कहा जाता। वे, आप जानते हैं, वे कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं, और दुर्भाग्यवश ये बहुत प्रभावशाली है क्योंकि इंसानी दिमाग साजिशों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एक बार जब वे इससे सहमत हो जाते हैं तो उन्हें असहमत कराना बहुत मुश्किल होता है। ये थोड़ा बहुत पंथ जैसी सोच की तरह है। मेरा मतलब है वही बात है। लोग पूछते हैं पंथ में फंसे किसी व्यक्ति को डिप्रोग्राम करना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, पूरी बात यह है कि अलगाव, जो किताब में बताई गई रणनीतियों में से एक है, बहुत ही अहम होता है। पंथ के संदर्भ में आप अपने परिवार, दोस्तों और जीवन को संदर्भ देने वाली चीजों से अलग थलग हो सकते हैं, लेकिन आप अलग थलग भी हो सकते हैं। जैसा कि हन्ना अरेंट ने नाजी शासन के बारे में कहा था, आप एक समाज से कटा हुआ व्यक्ति बनकर अलग थलग हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको यह यकीन दिला दिया जाता है कि भले ही आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी आप उनसे अलग हैं। आपका उनसे कोई संबंध नहीं है। असल में आपको लगता है कि उनमें या आपके आसपास के दूसरे लोगों में कुछ भयावह सा है। लेकिन अलगाव, उदाहरण के लिए, किसी के लिए उन संबंधों और बंधनों को तोड़ना या फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल बना देता है, या यूं कहें कि टूटे हुए संबंधों और बंधनों को फिर से स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है। कोई भी ये मानना पसंद नहीं करता कि वे गलत थे। ये सामान्य मानवीय बात है, लेकिन प्रचार और ब्रेन वॉशिंग में ये प्रभावशाली होती है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे दिलचस्प पहलू हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि ये रणनीतियाँ इस्लामवादियों को और उनका समर्थन करने वालों को कैसे आज्ञाकारी बनाती हैं। पहले उस बात पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया है। मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों ने कोविड महामारी को याद किया और अनुभव किया है। और आप जानते हैं, ये हमारे सामने ही हुआ। हम सब देख रहे थे और पूरा स्वतंत्र विश्व ब्रेन वॉश हो गया था। मैं इस शब्द का इस्तेमाल करने में हिचकिचाता नहीं हूं कि एक हद तक अनजान स्वास्थ्य व्यवस्था के आदेशों का पालन करने के लिए सबको ब्रेन वॉश कर दिया गया। आप जानते हैं, वे जरूरी नहीं की। आप जानते हैं, एंथनी फाउची वह स्टालिन नहीं थे। लेकिन कोविड महामारी के दौरान 2 साल की अवधि में, आप जानते हैं, हमें जो बताया गया कि वह विज्ञान है, उसी के आधार पर। लेकिन असल में वह वैसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने अजीब हरकतें की, एक दूसरे का बहिष्कार किया और एक दूसरे की शिकायत की। ये सब हमने सुपरमार्केट और दूसरी जगहों पर देखा। और फिर भी, जैसा आप कहते हैं, हम बस यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था। अब हम ये सब नहीं कर रहे, पर जैसा आप कहते हैं, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया जब तक हम नहीं समझते कि ये कैसे हुआ, और मेरा मतलब है भ्रांतियों का बनना ये फिर हो सकता है। मैं वास्तव में ये मानता हूं कि अगर हमारे पास एक और भी, मान लीजिए, थोड़ा और खतरनाक वायरस होता, और जो पूरी तरह से संभव था। आखिरकार ये साबित हुआ कि कोविड आंकड़ों के हिसाब से मृत्यु दर के मामले में फ्लू के एक बुरे मौसम जैसा ही था। और अगर आपने उस समय ये बात कही होती, वैसे आपको आलोचना झेलनी पड़ती थी। और अगर आप अभी ये कहते हैं तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। कुछ लोग नाराज होंगे, वे गलत है, क्योंकि आप अब भी लोगों को मास्क पहनकर घूमते हुए देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये किसी हद तक अंधविश्वास जैसा है। मेरा मतलब है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना, मान लीजिए, स्पेनिश फ्लू से करें, जिसे गलत नाम दिया गया था, जो कथित तौर पर एक अमेरिकी सैन्य अड्डे से शुरू हुआ था, लेकिन वो एक अलग ही बात है। अगर आप स्पेनिश फ्लू से शुरू करें तो आप देखेंगे कि उसकी मृत्यु दर कहीं लगभग 3 से 5% के बीच थी, मेरी समझ से। मेरा मतलब है वो तबाही मचाने वाला था, तब भी था, लेकिन आज के संदर्भ में फर्क बहुत पड़ता। लोग पूरी दुनिया में पूरी तरह घबरा जाते और हर कोई सोशल मीडिया पर होता और उन्हें लगता कि ये दुनिया का अंत है। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता तो क्या हमें ये विश्वास करना चाहिए कि अब हम उन बेवकूफियों का सामना करने में ज्यादा सक्षम हैं जो हम सब पर थोपी गई थी? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मैं इस बारे में मजाक किया करता था क्योंकि मैं महामारी के दौरान रेडियो कर रहा था, और मैं, आप जानते हैं, कई घंटे रोज करता था, और पूरा मामला यही था। और मैं मजाक करता था कि सबसे करीब जो चीज आप कभी पा सकते हैं। एक अमेरिकी के तौर पर स्टालिनवादी जेल गार्ड के सबसे करीब अगर कोई अनुभव हो सकता है
तो वो था कोविड महामारी के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट से निपटना, जब आपको ये मास्क पहनना पड़ता था। पूरा मामला बस एक मनमाना, आप जानते हैं, ये सिर्फ शक्ति के प्रयोग का एक मनमाना बहाना था, जिसका कोई मतलब नहीं था। उन्हें यह पता होना चाहिए था, नहीं था तो वे बेवकूफ है। मुझे याद है बताया गया था कि मैं हर निवाले के बीच जल्दी से मास्क नहीं पहन रहा हूं। तो बात यह है कि विज्ञान मनमाना नहीं हो सकता। लोग मुझसे पूछते थे कैसे, मतलब ये दोहराई जा सकने वाली चीजों पर आधारित होना चाहिए, यही असल बात है। तो आप जानते हैं, मेरा मतलब ये है, आप समस्या सेट ए लें, मैं समस्या सेट बी लेता हूं। हम दोनों वही चीजें करते हैं, हमें मिलते जुलते नतीजे मिलने चाहिए। अगर हम एक जैसे नतीजे नहीं पा सकते या अगर नतीजे पूरी तरह अलग हैं तो कुछ गड़बड़ है। और मास्क लगाने को लेकर लोग मुझसे कहते थे, देखिए ये कुछ न होने से तो बेहतर है, ये सब बातें। मैं कहता हूं, आपको कैसे पता, ये तो बेतुका है। आप ऐसा कभी कभी नहीं कर सकते। सबसे बुनियादी और तार्किक स्तर पर सोचिए अगर आप तूफान में बाहर जा रहे हों और आप कहते हैं, देखिए मैं गीला नहीं होऊंगा क्योंकि आधे समय रेनकोट पहनूंगा। ये बेवकूफी है, लेकिन लोग यही कर रहे थे। वे रेस्टोरेंट जाते थे, मैं खाना खाते समय अपना मास्क उतार लूंगा, लेकिन जब बाथरूम जाऊंगा तो मास्क पहन लूंगा। ये तर्कहीन था, ये अतार्किक था, ये तानाशाही थी। आप जानते हैं, फाउची और पावलोवियन कंडीशनिंग पर मैंने चर्चा की है, और कुछ लोग वैसे इसमें और भी गहराई तक जाते हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वे गलत हैं, और मैंने कोशिश की। मैं वास्तव में इस देश के सबसे प्रसिद्ध पावलोव विद्वान के साथ पत्राचार कर रहा था, कुछ सवालों के बारे में जो मेरे मन में थे। उन्होंने मुझे रोका क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पावलोव स्टालिन को गुप्त नोट्स दे रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन सोवियत संघ के भीतर समझ थी, वे जागरूक थे। मेरा मतलब है, वो कुछ समय तक उनका नगीना था। पहली 5 वर्षीय योजना विफल होने पर वे भूख से मरने की कगार पर थे। लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने उसकी प्रयोगशालाओं के लिए पैसे दिए, और वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि वो उनके काम के लिए कितना शक्तिशाली प्रतीक था। लेकिन मुझे लगता है कि फाउचीवादी कंडीशनिंग, मेरा मतलब है, मेरे लिए मास्क पहनना, ये बात किसी भी ईमानदार व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट थी। ये वास्तव में आपको वायरस से बचाने के बारे में नहीं था। ये आज्ञाकारिता के प्रदर्शन के बारे में था। ये पूरी तरह शर्तबद्ध व्यवहार था। अपने सबसे बुनियादी स्तर पे ये सब कोविड द नाटक था। हाँ, ये कोविड का नाटक था, लेकिन ये एक संकेत था कि आप अच्छे लोगों में से एक हैं जो सुनने और अपना हिस्सा निभाने के लिए तैयार हैं। और यह मुझे उन चीजों की याद दिलाता है जो मैंने देखी थी। मेरा मतलब है, मैंने इस किताब के बनने की प्रक्रिया के दौरान कई अलग अलग पंथों पर बहुत रिसर्च की थी। और आप जानते हैं, पंथों में आप कुछ खास रंग पहनते हैं, आप कुछ खास कपड़े पहनते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आप करते हैं। ये बाहरी शारीरिक अभिव्यक्तियां होती हैं। मेरा मतलब है, ये धर्मों में भी सच है। लेकिन मैं लोगों के भगवान से संबंध में दखल नहीं देना चाहता। मैं बस कह रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जो लोग शारीरिक रूप से करते हैं, जो विश्वास का बाहरी प्रदर्शन होती हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपका भगवान से संबंध है और आप क्रॉस पहनना चाहते हैं, मेरा मतलब है, मैं एक ईसाई हूं, अगर आप क्रॉस पहनना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको मास्क नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, लॉर्ड फाउची आपको बताते हैं, है ना, यही बात है। बिल्कुल सही। और यही वही मूल विचार है कि यह दिखाने के लिए था कि आप जो बताया जा रहा है उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं था। मूल रूप से अमेरिका में आधे लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। मेरा मतलब है, हाँ, यही था। और उनमें से कुछ लोग आज भी ऐसा करते हैं। और कुछ लोग, मैं अभी भी एयरपोर्ट जाता हूं, मैं अभी भी लोगों को देखता हूं, मैं अभी भी कभी कभी लोगों को खाना परोसते हुए देखता हूं, आप जानते हैं, सर्जिकल मास्क या मेडिकल मास्क पहनकर। ये आप जानते हैं, सबसे पागलपन वाली बात है वैसे, जो मुझे लगता है कि हमने अभी तक सच में इसका सामना नहीं किया है। मेरा मतलब है, मैं उन लोगों में से एक हूं, मैं अभी भी बहुत, और मुझे खुद को काबू में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुर्भाग्यवश, मुझे लगता है कि जैसे वे, ऐसा लगता है जैसे हम फाउची के पंथवाद और कोविडवाद के पुनः शिक्षा शिविर से भाग निकले हैं, और अब वे कभी इसके बारे में फिर से सुनना नहीं चाहते। मैं इसे कुछ हद तक समझ सकता हूं, क्योंकि ये आघात था, पूरी घटना पागलपन थी और लोगों ने बहुत कष्ट झेला। लेकिन मैं अभी भी उन लोगों में से हूं जो इसके बारे में बहुत गुस्से में हैं, और इसी वजह से इस किताब के लिए रिसर्च करना जारी रखा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में लोग अक्सर डरपोक होते हैं, और सच में क्या हुआ, इस पर बात नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि लोग सच में उन नाकामियों के बारे में ईमानदार नहीं हैं। देखिए, बाइडेन प्रशासन 10 में से 10 बहुत ही खराब था, और उन्होंने जो कुछ भी किया,
चाहे वो वैक्सीन के लिए अनिवार्यता हो या स्कूल बंदी को जारी रखना हो, ये सारी चीजें बहुत ही भयानक थीं। ट्रंप इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो और अच्छा कर सकते थे। वो भी कुछ हद तक इसका शिकार थे। वो भी इसका शिकार थे। हमें इसके बारे में ईमानदार रहना चाहिए। वो हमेशा इधर उधर की बातें करते हैं। खैर, शुरुआत में हुई बंदियों को देखिए। पहले 60 दिनों में हमें सच में नहीं पता था कि हमें क्या पता था। और आप देखिए, जैसा मैंने कहा, विज्ञान में आपको जैसे जैसे आगे बढ़ना है, वैसे वैसे डेटा जोड़ना चाहिए और प्रयोग करते रहना चाहिए, यूं कहे तो। लेकिन मुझे बस लगता है कि हमें पूरी तरह से खुली और ईमानदार बातचीत करनी चाहिए। मेरा मतलब है, मैं निराश हूं कि ट्रंप प्रशासन के पास सब एजेंसियों का नियंत्रण है, फिर भी बड़ी रिपोर्ट्स कहां हैं? मेरा मतलब है, वो चीजें कहां हैं जिन्हें मैं सीडीसी वेबसाइट पर देख सकता हूं, जो कहती हैं कि हां, आप जानते हैं, मास्क पर कोक्रेन स्टडी दिखाती है कि इसका कोई खास असर नहीं है। हां, असल में यह सब एक धोखा था। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाना अभी बाकी है कि यह धोखा था। जो लोग समझते हैं कि यह जरूरी नहीं, वो नहीं समझते। आगे चलकर कोई म्यूटेटेड कोविड जैसा कुछ हो सकता है। कोई वायरस या लैब एक्सीडेंट होगा। कोई और लैब होगी, कोई और चीज होगी, और हम फिर वहीं होंगे जहां हम अभी हैं या जहां हम पहले थे, ऐसा कहना चाहिए। और इसलिए मैंने इसे बिल्कुल नहीं छोड़ा है और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन मेरा मतलब है, कुछ ऐसी बातें भी थीं जिन्हें मुझे, आपको पता है, उन्होंने हालात और भी खराब कर दिए। हाँ। जो दूसरी बात है जिसे लोग नहीं समझते, सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते थे, वो थी लोगों को घर के अंदर बंद कर देना, सार्वजनिक खेल के मैदानों को बंद कर देना। प्लेक्सीग्लास। सबसे बुरी चीज जो आप प्लेक्सीग्लास लगाना और जगहों में हवा का बहाव सीमित करना, सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते थे। मेरा मतलब है, आप बस एक एक करके गिनते जाइए। सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते थे, वो था सभी को जल्दी से वेंटिलेटर पर डाल देना। मैं व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को जानता था। मैं जानता हूं, मैं न्यूयॉर्क सिटी में था, ठीक है। मैं कोविड के दौरान न्यूयॉर्क में था। मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसकी मौत कोविड से जुड़ी समस्या से हुई थी, और वो वेंटिलेटर पर रहने की वजह से था। अगर वो वेंटिलेटर पर नहीं होते तो उनकी मौत नहीं होती। उनकी मौत वेंटिलेटर पर हुई, और उनकी मौत वेंटिलेटर पर इसलिए हुई क्योंकि सब लोग डर गए थे और उन्होंने लोगों को वेंटिलेटर पर डाल दिया था, क्योंकि वे सब बहुत डरे हुए थे कि क्या हो रहा है, और उन्हें पता था कि ये बस समय की बात है। अगर आप लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहते हैं तो आपके फेफड़े फैल जाते हैं, उनमें संक्रमण हो जाता है, और ये सब कुछ होता है। तो उनकी मौत हो गई। उन्होंने लोगों को मार डाला। उन्होंने हजारों लोगों को मार डाला। अब मुझे लगता है कि वो हादसा था या नहीं, आप जानते हैं। वो उनकी मंशा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर किया। यही हुआ। यही हुआ था। यही हुआ था। हाँ, तो हाँ, मेरा मतलब है, ये डरावना है और आप सही कह रहे हैं। ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और सच में सरकार, जिसे ऐसी सीमाएं तय करनी चाहिए थीं जिन्हें फिर कभी पार नहीं किया जाना चाहिए, वो तो आगे बढ़ गई है। लेकिन हमें इसे भूलकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि कैसे वही तरीके ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जिसमें ड्रैग क्वीन स्टोरी आवर्स जैसी चीजें, जो पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थीं, बाद में अनिवार्य हो गईं। ऐसी सत्रों का उद्देश्य हमें बच्चों के यौनीकरण को सामान्य मानने के लिए मनाना था। और पर्यावरणविद भी वही तरीके अपनाते हैं। ये सिर्फ कोविड की पागलपन नहीं थी, बल्कि आज जिन कई मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, उनमें भी फैल गई थी। हाँ, बिल्कुल। मेरा मानना है कि लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश थी। मेंटिसाइड और ट्रांसजेंडरिज्म दोनों बहुत भयानक हैं और किताब के एक चैप्टर में है। और मेंटिसाइड जाहिर तौर पर दिमाग की हत्या है। चुस्तमिरलू एक डच यहूदी मनोचिकित्सक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों से भागे और कुछ समय के लिए कैद भी हुए। वे यूके भागने में सफल रहे, जहां वे निर्वासन में डच सेना का हिस्सा बने और ब्रिटिशों के साथ मिलकर नाजियों के खिलाफ काम किया। तो उन्होंने वरिष्ठ एसएस अधिकारियों से पूछताछ की, तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बहुत करीब से यह देखने का मौका मिला कि वे प्रचार कैसे करते थे। तो वे एक मनोचिकित्सक थे जो सबसे बुरे अपराधियों के साथ बैठते थे, और वे जानना चाहते थे, और उन्होंने एक किताब लिखी, या वास्तव में कई किताबें लिखीं, लेकिन उनमें से एक, रेप ऑफ द माइंड, जो मेरी रिसर्च में एक महत्वपूर्ण किताब है। और उनमें से एक बात यह थी कि लोगों को उस मुकाम तक कैसे ले जाया जाता है। जैसे जर्मन लोग सिर्फ एसएस के सदस्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं, न ही नरसंहारक हिटलर शासन के अग्रदूत। आप रोज लोगों को कैसे थोड़ा सा उदासीन, थोड़ा सा शामिल होने के लिए तैयार करते हैं, थोड़ा सा,
और ये भी बहुत दिलचस्प था। और आप जितने ज्यादा लोगों से हो सके उतनी ज्यादा मिलीभगत चाहते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचना चाहता कि वह किसी बुरी चीज का हिस्सा था। जो भी व्यक्ति किसी चीज में थोड़ा भी शामिल होता है वो उसे बचाने की ज्यादा संभावना रखता है। इसी वजह से उदाहरण के लिए मैंने ये बताया है कि जो भी व्यक्ति अपने बच्चों पर जेंडर थ्योरी स्पेक्ट्रम से जुड़ी कोई भी चीज कर चुका है उसके लिए ये मानना बहुत मुश्किल होगा। असली डेटा या परिणाम कुछ भी हो, उन्हें समझाना कि उन्होंने अपने बच्चों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं वे ये मानना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ सही किया है। आप जानते हैं उन्होंने डॉक्टरों की बात सुनी और वही किया। और अब आप जानते हैं आप एक और व्यापक भ्रमित समूह बना रहे हैं, अगर आप चाहें, जो लंबे समय तक उस भ्रम को पकड़े रहना चाहेगा। लेकिन ये इससे भी कहीं कम हो सकता है। और मुझे लगता है कि ड्रैग क्वीन स्टोरी ओवर वही है। बेहतर शब्द न होने पर यह ट्रांसजेंडरिज्म की मिली भगत वाली दुनिया में जाने का एक पहला कदम बन जाता है, क्योंकि लोगों से कहा जाता है, देखो मेरी स्थानीय लाइब्रेरी इसका समर्थन कर रही है, और फिर ये जरूर कोई अच्छी चीज होगी। और ये स्वीकार्यता के बारे में है। लेकिन वे ये नहीं बताते कि ये बात पहले से जानी जाती रही है। मेरा मतलब है डीएसएम अब दुर्भाग्यवश मनोरोग विज्ञान वास्तव में राजनीतिक संबद्धता के हिसाब से सबसे वामपंथी चिकित्सा क्षेत्र है। यह बात तो बहुत समय से चली आ रही है और अच्छी तरह से जानी जाती है। वे डीएसएम में बार बार बदलाव करते हैं ताकि राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक ढाल सकें, वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर नहीं, बस इसलिए कि ये मुश्किल है, बदल देना चाहिए। और एक चीज जिसके बारे में वे बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही साहसी, जॉर्डन पीटरसन उदाहरण के लिए इसके बारे में काफी खुलकर बात कर रहे हैं। वह है ऑटोजाइनोफिलिया, मेरा विश्वास है, जिसमें लोग महिलाओं की तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे उन्हें यौन उत्तेजना मिलती है। तो जो पुरुष महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं, यह लंबे समय से जाना जाता है कि वे ऐसा अपनी यौन संतुष्टि के लिए करते हैं। ये एक तरह से ये वैसा ही है जैसे किसी पुरुष को अजीब सा फुट फेटिश हो या कुछ और। ये मूल रूप से एक फेटिश है, और फिर भी लोगों ने इसे एक पहचान के मुद्दे के रूप में ऊंचा उठा दिया है, जिसे नागरिक अधिकारों का कारण बताया जाता है। हाँ, यह नागरिक अधिकारों का मुद्दा है जिसे बच्चों और माता पिता को मनाना चाहिए। यह पागलपन है। और फिर इसमें जो समस्या है वो ये है कि जो भी माता पिता इनमें से किसी में आते हैं वो मुझे सुनते हैं, और वे कुछ नहीं सुनते, बस यही सुनते हैं। आप जानते हैं, श्वेत पुरुष पितृसत्ता। सही है, आप असहिष्णु हैं। आप जानते हैं, मैं उन्हें ऐसी बातें बता रहा हूं जिन पर उनकी तुरंत प्रतिक्रिया यही होगी कि वे और गहराई से अड़ जाएं और मेरी ओर जहर उगलती जहर भरी नफरत फेंकें। और मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया है। मेरा मतलब है, किसी न किसी स्तर पर उनका मानसिक संहार किया गया है। वे ऐसी चीज का हिस्सा रहे हैं जिसे कोई भी माता पिता सहज रूप से जान सकते हैं कि यह बिल्कुल, मेरा मतलब है, हल्के में कहें तो भी यह पूरी तरह अनुचित है। लेकिन फिर से वामपंथी इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यह एक तरीका है, आप जानते हैं, मूल रूप से लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व स्थापित करने का, क्योंकि आपने उन्हें ऐसी चीज में शामिल कर दिया है जो उनके सबसे महत्वपूर्ण, आप जानते हैं, मूल कर्तव्यों और अपने आसपास की दुनिया की मूल समझ को नीचा दिखाती है। हाँ, और मैं इस पर विश्वास करता हूं। बस जरा अपना ध्यान दूसरी ओर ले चलते हैं। हमारे घरेलू विदेशी मुद्दों पर सार्वजनिक बहस काफी हद तक इस पर निर्भर है कि प्रगतिशील लोग शिक्षा व संस्कृति संस्थाओं को नियंत्रित कर सकें। क्या अमेरिकी पीढ़ियों को क्रिटिकल रेस थ्योरी, इंटरसेक्शनैलिटी, सेटलर कॉलोनियलिज्म जैसे जहरीले सिद्धांतों में विश्वास करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाए? राजनीतिक वामपंथी इन विश्वासों को देश पर थोपने की क्षमता को ऐतिहासिक संशोधन बताते हैं, लेकिन अमेरिकियों को अपने देश से नफरत करने और एंटी रेसिज्म के पंथ को अपनाने के लिए मनाना, जिन रणनीतियों से इसे बढ़ावा दिया गया, वो पहले चर्चा की गई चीजों और जिहादवाद के पंथ से बहुत अलग नहीं है। सब कुछ तो इन्हीं रणनीतियों पर टिका है ना? हाँ, बिल्कुल यही है। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए लोग मुझसे पूछते हैं, तुमने ये किताब क्यों लिखी? मैं CIA अधिकारी था जो काउंटर टेररिज्म सेंटर में जिहादी आतंकवादियों के खिलाफ इराक, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में मैदानी स्तर पर काम करता था। मैंने उनकी बातचीत पढ़ी, मैंने उनकी, जानते हो, उनकी बातें सुनी, मैंने उनकी साजिशें पढ़ी और सुनी, उन्हें अलग अलग सेल के रूप में निशाना बनाया। तो जानते हो, GWOT यानी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जिसमें मैं था,
क्या उसका कोई असर हुआ, जो असल में सिर्फ एक नाम था? ये शब्द उन सैन्य अभियानों के लिए था जो जिहादी मौत का पंथ के खिलाफ थे, जो दुर्भाग्यवश पूरी दुनिया में फैल चुका था। और ये ऐसी चीज है जिसे आप जानते हैं, आपको मुझे लगता है पूछना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वैध सवाल है कि क्या हो रहा था जहां से लोग आ रहे थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में परवरिश पाई है, वह ऑनलाइन वीडियो देखता है, चाहे वो अनवर अल अवलाकी हो या फिर और भी सामान्य, आप जानते हैं, अल कायदा के प्रचार तंत्र हो। वे ऑनलाइन वीडियो देखते थे और फिर कहते थे, मैं सीरिया जाने वाला हूं और मैं आत्मघाती हमलावर बनूंगा, मैं खुद को उड़ा दूंगा और निर्दोष लोगों को मार दूंगा। और आप जानते हैं, ये बहुत कट्टरपंथी बात है ना? ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात थी और ये एक बार की बात नहीं थी। आप जानते हैं, लोग कहते हैं ठीक है, किसी स्कूल में गोली चलाने वाले के बारे में क्या, और यहाँ अमेरिका में भी स्कूल में गोली चलाने वाले ऐसे लोग होते हैं और दूसरे देशों में भी। लेकिन तब बात एक ऐसे व्यक्ति की होती है, एक तरह की खास मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल होती है, आमतौर पर ऐसे व्यक्ति की जो, आप जानते हैं, बेहद असंतुष्ट होता है और आमतौर पर उसमें साइकोपैथिक प्रवृत्तियां होती हैं। मेरा मतलब है, ये आमतौर पर मानसिक बीमारी में बहुत गहराई से बैठा होता है। आप जानते हैं, जिस तरह की ब्रेन वॉशिंग की मैं बात कर रहा हूं, या आप इसे कट्टरपंथीकरण भी कह सकते हैं। ये शब्द आमतौर पर जिहादी हलकों में इस्तेमाल होता है ना? कट्टरपंथीकरण की प्रक्रिया जिसे मैंने सालों अध्ययन किया है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें वे लोग शामिल होते हैं जो अन्यथा पूरी तरह सामान्य दिखते हैं। और आप जानते हैं, मैं इन दिनों बहुत सारी बहसों में ऑनलाइन लोगों के साथ उलझ जाता हूं, क्योंकि आप जानते हैं जॉनथन, मैं आपको बता सकता हूं, मुझे पिछले 1 साल में बहुत बार यहूदी कहा गया है और फिर उसके बाद और भी बातें कही जाती हैं जो आमतौर पर गाली गलौज होती हैं, मेरे इजराइल और हमास की लड़ाई पर लिए गए रुख के कारण। आमतौर पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता, मैं एंग्लो आयरिश रोमन कैथोलिक हूं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी कहें, मेरे विचार नहीं बदलते। मेरा मतलब है, मैं लंबे समय से समझता हूं कि हमास काफी हद तक एक मृत्यु संप्रदाय की तरह काम करता है और ये दूसरे जिहादी समूह जिनसे मैं परिचित हूं, वे भी मृत्यु संप्रदाय की तरह काम करते हैं, जो किसी राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए शहादत और निर्दोषों की हत्या को ऊंचा स्थान देते हैं। और आप जानते हैं, मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं जो तब हुई थी जब मैं CIA में इराक डेस्क पर काम कर रहा था। यह कट्टरपंथी बनने की प्रक्रिया से जुड़ा है। लोग कहते हैं यह जटिल भू राजनीति है। आप जानते हैं, आपके पास ग्लेन ग्रीनवॉल्ड या नोम चॉम्स्की जैसे लोग हैं, और वैसे नोम चॉम्स्की ने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट लिखी थी जो बेकार है, लेकिन मैंने पढ़ी है। मैंने पढ़ा था, ये नोम चॉम्स्की की मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के लिए एक छोटा जवाब था। मेरा मतलब है, ये लोग जो बुनियादी तौर पर जिहादवाद को हर चीज से बरी कर देते हैं, कहते हैं कि ये असल में इस्लाम नहीं है, ये असल में उनकी गलती नहीं है, ये हमेशा किसी चीज की प्रतिक्रिया है। हमेशा यही कहते हैं, किसी ने मुझे मजबूर किया, किसी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। वैसे यही तो क्लासिक नार्सिसिस्टिक साइकोपैथिक प्रतिक्रिया है। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, समझे? तुमने मुझे रसोई में तुम्हारी पीठ में चाकू घोंपने पर मजबूर किया, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, है ना? मेरा मतलब है, ये हमेशा यही होता है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। कभी भी ये नहीं होता कि मेरी सोच या मेरे नजरिए में कुछ गलत है। और जानते हो, जब तुम जिहादी पंथ को देखते हो, माफ कीजिए, बात यह है कि मैं इराक डेस्क पर काम कर रहा था और मैं लोगों से ये कहता हूं, मैं पूछता हूं, 9, 11 और 7 अक्टूबर के बाद 21वीं सदी में एक ही दिन में सबसे घातक आतंकवादी हमला, सबसे ज्यादा जाने जाने वाली घटना कौन सी है? मान लीजिए सही है। जाहिर है 11 सितंबर सबसे बुरा, 7 अक्टूबर दूसरा सबसे बुरा, तीसरा कौन सा है? मैं लोगों से कहता हूं और लगभग कोई भी इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि लोग इसके बारे में सच में नहीं सोचते। लेकिन जब यह हुआ तो मैं इराक डेस्क पर था और मैं असल में इराक के इस हिस्से में गया था और जानता था कि ये कहां है, और मैं इस इलाके में गया था। और ये एक बम धमाका था जो एक यजीदी कस्बे में हुआ था। मुझे लगता है ये 2006 में कत्तानिया में हुआ था, जो उत्तर पश्चिमी इराक में है।
और अलकायदा ने विस्फोटकों से भरे डंप ट्रक लाकर खड़े करने का फैसला किया। असल में एक पूरी तरह से असुरक्षित गांव में, जो रेगिस्तान में था और जिसका कोई भी सैन्य या रणनीतिक महत्व नहीं था। अब वहां हमला करने के लिए कोई गठबंधन सेना नहीं थी, बस ये सब कुछ जैसे एकदम किनारे पर, हाशिए पर था। मुझे लगता है कि अंत में उन्होंने 600-700 लोगों को मार डाला था। वहां जो हुआ उसके लिए ये बहुत बड़ी मौतों की संख्या थी। और मुझे याद है, चलिए बस इतना कहें, बातचीत और उस समय मैं एजेंसी में था और मुझे याद है मैं जिहादी हलकों की बातें न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉल स्ट्रीट जर्नल से भी करीब से फॉलो कर सकता था। इसका कारण था कि वे जितनों को मार सकते थे मारना चाहते थे। हाँ, बस जितनों को मार सकते थे मारना चाहते थे। ये महज हत्या के लिए हत्या है, क्योंकि इससे दूसरों को डराया जा सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये बस निरा दुष्टता का चुनाव था। इसका कोई सैन्य महत्व नहीं था। वे उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। वे नहीं थे। बस हमें वे पसंद नहीं है और हम जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा एक जिहादी संगठन के रूप में किया जो इराक में अलकायदा था। इराक में अलकायदा असली अलकायदा से अलग था और जरकावी के अधीन था, जिससे लोगों को भ्रम होता था। और असल में एक वजह यह थी कि जरकावी इतना खूनी था कि उसने दूसरे मुसलमानों के खिलाफ भी अलकायदा को परेशान कर दिया। यहां तक कि अलकायदा भी सोचने लगा कि देखो, अब हमें यहां अपने ही लोगों का समर्थन खोना शुरू हो जाएगा दोस्त। हाँ, वे जितने ज्यादा लोगों को मार सकते थे मारना चाहते थे और इसमें खुश भी थे। आपने ये 7 अक्टूबर को भी देखा और आपने ये 11 सितंबर को भी देखा। और ये सच है और ये मौजूद है। और ऐसा कोई वीडियो नहीं है, आप जानते हैं, जिसमें इजरायली या अमेरिकी सड़कों पर नाच रहे हों क्योंकि महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या की गई हो और बड़ी संख्या में मारे गए हों। ऐसा कोई वीडियो मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रक्रिया में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि लोग कैसे इतनी गहरी भ्रांति में प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि उनकी सबसे बुनियादी इंसानियत किसी ऐसी चीज से बदल जाती है जो क्रूर और निर्दयी है और सिर्फ इसलिए दूसरों की हत्या का जश्न मनाती है। और जब आप उन रास्तों को समझते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि आपके पास इन चीजों को रोकने या कम से कम लोगों को इनसे दूर करने का बेहतर मौका होता है। हाँ, मैं इसे और विस्तार से देखना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा, नाजी और सोवियत तानाशाही ने भ्रम पैदा करने का इस्तेमाल नरसंहार लागू और वैध ठहराने में किया। लेकिन अब वही तरीके इस विचार को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि दुनिया को केवल फिलिस्तीन को कथित रूप से आजाद कर और इजराइल को मिटाकर ही मुक्त किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया में अमेरिकी सार्वजनिक विमर्श में यहूदी विरोध को मुख्यधारा में लाया जा रहा है। और ये भी वैसी ही बातें हैं, है ना? हाँ, और बिल्कुल है। और ये बहुत परेशान करने वाला है। और ये भी परेशान करने वाली बात है कि इसका असर अब दक्षिण पंथ के कुछ कम से कम नाम मात्र के लोगों में भी दिखने लगा है। या मुझे लगता है कि ये मुश्किल है। लोग भी बदलते हैं। मुझे लगता है कि लोग इस सब में और गहरे जाने पर अपनी राजनीतिक संबद्धता बदल लेते हैं। लेकिन ये जो सोच है कि संयुक्त राष्ट्र की पूरी मानवाधिकार कोशिशें जब से मैं जिंदा हूं तब से लगभग पूरी तरह से सिर्फ इजराइल राज्य की निंदा करने के लिए ही रही हैं। और जितनी मात्रा में इस देश में लोगों का गुस्सा नया नहीं है। मैं उन कैंपस के कट्टरपंथियों की बात कर रहा हूं जो हमेशा निवेश वापस लेने और रंग भेद की बातें करते हैं। ये सब काफी समय से चल रहा है। मुझे याद है जब मैं कैंपस में था यही बातें सुनता था। शायद आपने भी ये देखा होगा। ये इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था, लेकिन ये जरूर मौजूद था। ऐसे गुट और समूह थे। प्रगतिशीलों की संस्थानों में लंबी पैठ 8 अक्टूबर से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि उसने धीरे धीरे पकड़ बनाई। एक दिलचस्प बात जो आप देखते हैं वो ये है कि यहाँ एक तरह का संघ बनता है, एक गठबंधन। लोग कहते हैं कि वे कम्युनिज्म और इस्लामिज्म के रेड ग्रीन अलायंस पर चर्चा करेंगे, लेकिन असल में ये अलग अलग विचारधाराओं का एक गठबंधन है जिनमें मेरी राय में, आप जानते हैं, कुछ बातें समान होती हैं। एक, अपने ही पक्ष के मामले में इतिहास की अनदेखी
जवाबदेही की कमी और वस्तुनिष्ठता का अभाव, जो फिर उनकी ओर से आने वाली सबसे कट्टर और दूरगामी प्रतिक्रिया को सही ठहराता है। क्योंकि आप कोई भी दृष्टिकोण या अनुपात स्थापित नहीं कर सकते, ये सब कुछ मिटा देना होता है या फिर इसकी जगह कोई झूठी कहानी रख दी जाती है। और इसी तरह आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी तरह उसी कैंपस में होते हैं। कट्टरपंथी जो क्यूबा और वेनेजुएला का बहुत समर्थन करते हैं, वे ईरान का भी बहुत समर्थन करते हैं। वे भी, आप जानते हैं, खुद को इन तमाम फैशनेबल बेहद वामपंथी समूहों, चाहे वो एंटीफा हो या दूसरे, के साथ गठजोड़ में पाते हैं। चाहे कुछ भी हो, ये सभी समूह मिलकर काम करेंगे। आप पूछते हैं इनमें समानता क्या है? और सच में ऐसा लगता है जैसे वे पश्चिमी सभ्यता की भार वहन करने वाली दीवारों को ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है जैसे वे सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं, अगर आप समझे तो। ये उनके लिए कतानिया के इराकी रेगिस्तान के बीच में डंप ट्रकों जैसा है। बस सब कुछ जला दो, सब कुछ उड़ा दो। और मुझे लगता है कि दुर्भाग्यवश हमें यह स्वीकार करना होगा कि ऐसी चीज मौजूद है। कुछ लोग चाहते हैं कि सब कुछ जला दें ताकि वे कुछ परफेक्ट बना सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता वे सच में मानते हैं कि वे कुछ परफेक्ट बना सकते हैं। मुझे लगता है कि वे खुद को यही समझाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करें तो उन्हें आईने में खुद को देखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि वे बस सब कुछ जला देना चाहते हैं। हाँ, अगर आप पश्चिमी सभ्यता को जलाना चाहते हैं तो आप हमेशा यहूदियों से ही शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल यही तरीका है। हाँ, तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। और हाँ, मेरा मतलब है, असल में हर कोई, ये दिलचस्प है, हर वो व्यक्ति जो मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक मकसद के लिए ये गढ़ी हुई भ्रांतियां फैला रहा है। चाहे मुद्दा कुछ भी हो, अगर मुझे पता है कि वे बीएलएम के बारे में क्या सोचते हैं, तो मुझे इजराइल पर उनकी राय भी पता चल जाती है। ऐसा क्यों है? और वे अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं? खैर, ये आप जानते हैं, हम दोनों अभी 250वीं सालगिरह के बाद बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है, ये पैरोडी से भी आगे है कि आप हमेशा जश्न मनाने और आभारी रहने को तैयार रहते हैं, या फिर बस इतना भी कि आप अमेरिका और हमारी पश्चिमी सभ्यता, जिसके हम निश्चित रूप से नेता हैं, ने जो कुछ हासिल किया है उसे स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। वाकई में ये बिल्कुल साफ है, जितने ज्यादा वामपंथी आपके विचार हैं, आप उतना ही इन सब पर थूकते हैं, इसे बेतुका मानते हैं, जानते हैं, यहां तक कि आप नहीं चाहते कि फीफा अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी को खेल में वापस लाए। मेरा मतलब ये, अगर आपको फुटबॉल की परवाह नहीं है, यहां तक कि अगर आपको फुटबॉल की परवाह भी नहीं है, बस अंकल सैम को चुभाने का कोई भी मौका, कोई भी बात जहां आप कहना शुरू कर सकें कि ये यहूदियों की गलती है, कोई भी चीज जिसमें आप जानते हैं ये सब बातें, ये सब एक साथ चलती हैं। और ये बुनियादी रूप से जब हम कहते हैं कि यह विचारधारात्मक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मनोवैज्ञानिक भी है। और मुझे लगता है कि ये भी है। यही आपकी किताब का संदेश है, यही किताब का संदेश है। नहीं, वही बात है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बक, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी किताब का समापन इसी से होता है, और वो है एआई। मुझे लगता है ज्यादातर लोग एआई को दिलचस्पी और अज्ञात के डर के मिले जुले भाव से देखते हैं। ये नई तकनीक उन लोगों की सोच में कैसे फिट होती है जिनका मकसद असहमति दबाना और दिमाग नियंत्रित करना है, ताकि वे अपनी कल्पना की प्रगतिशील दुनिया बना सकें, जबकि जैसा कि आप कहते हैं, वे वास्तव में इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करते। मुझे लगता है कि ये मजेदार है, क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत पावलोव से की थी, और बाहरी उत्तेजनाओं की बहुत बुनियादी पहचान से, जिससे एक प्रतिवर्ती शारीरिक प्रतिक्रिया होती है ना? ये तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ देखता हूं और फिर मैं किसी खास तरीके से प्रतिक्रिया देने का चुनाव करता हूं। ये ऐसा है कि मैं चीज देखता हूं और मुझे, आप जानते हैं, मैं जंगल में भालू देखता हूं, मेरी बगल में पसीना आना शुरू हो जाता है, और आप जानते हैं, मेरा एड्रेनलिन बढ़ने लगता है ना? मेरा मतलब है, यही वो जगह है जहां दिमाग और शरीर का संबंध काम करता है। दिलचस्प ये है कि हमारे समय में पावलोव को डीएनए के बारे में जानकारी नहीं थी जब वे ये सब कर रहे थे। उन्हें डबल हेलिक्स की जानकारी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, और उस समय एंटीबायोटिक्स का दौर बस शुरू हुआ था। मेरा मतलब ये शुरुआती दौर था। मेरा मतलब है, पावलोव का सबसे दिलचस्प शोध था। देखिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार 20वीं सदी की शुरुआत में 1900 के शुरुआती वर्षों में मिला था।
लेकिन मेरा मतलब है 1920 के दशक, 1930 के दशक, हम बस 20वीं सदी की बड़ी वैज्ञानिक प्रगति की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने वास्तव में उन सबसे पहले ही ये काम कर लिया था। और अब आप किताब के अंत के बारे में बात करते हैं। हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां, और वैसे मेरा क्या ख्याल है, एलन मस्क, मैंने उनकी एक कंपनी का जिक्र किया था जो है, आप जानते हैं, न्यूरालिंक, जो दिमाग के असली न्यूरोकेमिकल रास्तों को देख रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि सच में अंधों को कैसे दिखाया जाए, और जो लोग, आप जानते हैं, लकवाग्रस्त हो गए हैं, उन्हें फिर से अपने अंगों का इस्तेमाल करने दिया जाए। मेरा मतलब है, ये वैज्ञानिक चमत्कार होंगी, लेकिन इससे दिलचस्प सवाल उठते हैं कि जैसे जैसे हम दिमाग को समझते हैं, क्या हम उस न्यूरल इम्प्लांट से दूर हैं जहां आज्ञाकारिता अनिवार्य की जा सके, और साथ ही कितना दूर, और यही इसका एक हिस्सा है। अब यह थोड़ा और दूर की बात है, और मैं समझता हूं, वैसे पावलोव की सबसे बड़ी बातों में से एक ये थी कि उन्होंने कहा था कि कुत्तों के साथ भी कंडीशनिंग हमेशा अलग अलग होती थी, और यही बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, यही सबका अच्छा पहलू है। सख्त वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के बावजूद कुछ कुत्ते प्रतिक्रिया नहीं देते थे, कुछ हमेशा खुश रहते, कुछ गुस्से में। वैसे ही लोग भी अलग अलग होते, एंड हमारी बनावट अलग है। हमारे पास इन चीजों के खिलाफ अलग अलग स्तर की रक्षा है। उन्होंने माना कि इंसान कुत्तों से कहीं ज्यादा जटिल है। तो मुझे लगता है कि इसमें दिलासा देने वाली बात यही है ना, कि हम सब वाकई अलग हैं, और आप जानते हैं, हम सब अपनी तरह के अनोखे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सबूत गढ़े जाएंगे और धारणाएं बनाई जाएंगी, किया जाएगा। ये मूल रूप से एक एआई कृत्रिम वास्तविकता से आ सकता है जो होने वाला है। हम पहले से ही इसका कुछ हिस्सा देख रहे हैं, और पहले से ही डीप फेक्स और चीप फेक्स और इन सब चीजों की चर्चा हो रही है। ये और अधिक उन्नत होगा। जैसा कि मैं कहता हूं, सभी को इन पर विश्वास करना जरूरी नहीं। आपको बस इतना करना है कि अपने मकसद के लिए पर्याप्त लोगों को इन चीजों पर विश्वास दिला दें, और कभी कभी सिर्फ संदेह की गुंजाइश पैदा कर देना भी लोगों को उस भ्रांति का हिस्सा बनने या साजिश का हिस्सा बनने की इजाजत दे देता है, या जो भी हो। खैर, मैंने वो ऑनलाइन देखा था। मुझे नहीं पता ये असली है या नहीं, हमें और जांच करनी चाहिए, ये अभी तय नहीं है। ये उन लोगों के लिए कई चुनौतियां लाता है जो झूठ के सहारे नहीं जीना चाहते, जैसा सोल्जनित्सिन ने कहा। मुझे लगता है यही मेरी किताब और कोशिशों का मुख्य बिंदु है। जब भी कोई आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, आपको झूठ बोलने के लिए उकसाता है, या आपको झूठ बोलवाता है, तो वहां कोई ना कोई समस्या जरूर है। यही समाप्त करने के लिए यह एक बेहतरीन बात है। हमें अपनी मानवता में विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी व सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दर्शक और श्रोता, आपके काम को कैसे फॉलो करें और मैन्युफैक्चरिंग डिल्यूजन की प्रति कैसे पाएं? शायद सबसे आसान तरीका है कि किताब की एक प्रति अमेज़न से ले लें। तो कृपया मैन्युफैक्चरिंग डिल्यूजन जरूर लें। मेरे पास मेरी प्रति यहीं है। ये कुछ किताबों की दुकानों में भी उपलब्ध है, कृपया वहां देखें। मैं रोज 3 घंटे क्ले एंड बक शो रेडियो शो करता हूं, जो 600 स्टेशनों पर प्रसारित होता है, लेकिन आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। इसमें हम रोज राजनीति पर चर्चा करते हैं और बहुत मजा आता है, कृपया देखें। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम रेडियो पर जितना कर पाते हैं उससे कहीं ज्यादा बौद्धिक और गहराई से चर्चा करते हैं, लेकिन रेडियो भी मजेदार है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग उसे भी देखेंगे। और जॉनथन, मैं आपका समय देने के लिए वास्तव में आभारी हूं, और मुझे अपने शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस किताब की सिफारिश करता हूं क्योंकि यह पतली है, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन कई मुद्दों में गहराई से जाती है, और यही असल में महत्वपूर्ण है। और हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कृपया याद रखें कि हर दिन जॉनथन टोबिन डेली एडिशन सुनें, जिसे आप कभी भी अपने पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं। और चाहे आप हमें इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों, या हमें फेसबुक या एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हों, कृपया JNS को लाइक और या सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और अच्छा रिव्यू दें। हमें thinktwice@jns.org पर लिखें कि आप शो कहां सुनते देखते हैं और आपके विचार क्या हैं। याद रखें, खुद पढ़ते और सोचते रहें। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे।